कल के वीडियो में हमने बात की थी राजा के कर्तव्य। इससे पहले हमने बात की थी राज्य की उत्पत्ति, उसके बाद हमने बात की है राजा के कर्तव्यों के बारे में। अब बात करते हैं दंड व धर्म। मनुस्मृति के अनुसार दंड व धर्म है वो एक दूसरे के ऊपर निरूपित हैं। एक दूसरे के बिना कोई सा भी काम संभव नहीं है। मनु के अनुसार राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी मनु ने राज्य को धर्म पर निर्भर माना है, और धर्म को राज्य पर। मनुस्मृति में राज्य और धर्म को परस्पर निर्भर माना गया है। यानी मनु ने कहा है कि धर्म के बिना राज्य है वो सुरक्षित नहीं है, यानी धर्म के बिना है वो राज्य सुरक्षित नहीं है और राज्य के बिना धर्म सुरक्षित नहीं है। मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया। यानी मनुस्मृति में राज्य और धर्म और दंड है, इन दोनों को राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति के अनुसार जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, यानी मनु है वो राज्य का सप्तांग सिद्धांत, यानी सप्त का मतलब होता है सात, कि 7 अंग बताए हैं राज्य के। यानी राज्य का स्वरूप मनु के अनुसार राज्य का स्वरूप 7 अंगों के रूप में बताया है। 7 अंगों के रूप में बताया है। अब राज्य के 7 अंग कौन से हैं? इनको मनु ने प्रकृति का नाम दिया है। जो राज्य के अंग हैं इनको प्रकृति का नाम दिया है। मनुस्मृति के अनुसार 7 अंगों की बजाय ये बताया है कि राज्य के स्वरूप की 7 प्रकृतियां हैं, यानी 7 अंग हैं। पहला स्वामी यानी राजा। मनुस्मृति के अनुसार, और दूसरा बताया है मंत्री, तीसरा बताया है पुर, चौथा बताया है राज्य, पांचवा बताया है कोष, छठा बताया है दंड, और 7वां बताया है मित्र। यानी राज्य के 7 अंग बताए। पहला स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर, चौथा राज्य, 5वां कोष, छठा दंड और 7वां मित्र। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वामी की, यानी राजा की। मनु ने राज्य को स्वामी माना है, यानी मनु है उनके अनुसार राज्य को ही स्वामी माना है। मनु के अनुसार ये राजा है, इसमें 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण ये नैतिक विचारों वाला हो, दूसरा गुण ये शासन चलाने में कुशल हो,
और तीसरा, इसकी राज्य के प्रति निष्ठा हो, राज्य के प्रति निष्ठा हो। दूसरा है मंत्री। मंत्री मनु के अनुसार कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का संचालन या राज्य का क्रियान्वयन, राजकार्य जिसको हम बोलते हैं राजकार्य करना लगभग नामुमकिन है। मनु ने मंत्रियों को अब इस मनु ने हम मंत्रियों को इस प्रकृति में शामिल करके एक बात को स्पष्ट कर दिया कि राजा है वो अकेला है, वो स्वामी नहीं है। बिना मंत्रियों के सहयोग से राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है पुर। पुर का अर्थ है दुर्ग। मनुस्मृति के अनुसार एक सुरक्षित राजधानी में होता है राजा का दुर्ग। एक सुरक्षित राजधानी के बगैर शासन चलाना है वो लगभग असंभव है। अब इस पूर्व के यानी दुर्गों के मनुस्मृति के अनुसार कई प्रकार के दुर्ग बताए हैं, जैसे धानवन दुर्ग, दूसरा है गिरि दुर्ग, तीसरा है जल दुर्ग, चौथा है सेना दुर्ग, इस प्रकार से कई प्रकार के दुर्ग बताए हैं। एक होता है वृक्ष दुर्ग। अब धानवन दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों ओर रेतीला मैदान हो, जिसके चारों ओर, जैसे अपने जैसलमेर का जो दुर्ग की बात करें तो इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसके चारों ओर रेत ही रेत है। दूसरा बताया है गिरि दुर्ग, एक ऐसा दुर्ग जो एक पहाड़, गिरि का मतलब पहाड़ के ऊपर स्थित हो, जिसकी चढ़ाई के लिए एक दुर्गम रास्ता हो। तीसरा बताया है जल दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल भराव रहा हो, ये चारों ओर जल हो, बीच में ऐसा दुर्ग हो। तीसरा सेना दुर्ग या मनुष्य, इसको मनुष्य दुर्ग भी कहते हैं, मनुष्य दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जिसकी रक्षा के लिए चारों ओर सेना लगाई जाए, इसको मनुष्य दुर्ग कहा जाता है। पांचवा आपको बताया वृक्ष दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जंगल हो, यानी वृक्षों, घने वृक्ष इनके चारों ओर हो, ये दुर्ग आसानी से दिखाई नहीं दे, ऐसा दुर्ग वृक्ष दुर्ग। अगला है राज्य। देखो, मनुस्मृति में राज्य के बारे में बता करके एक भ्रम सा पैदा कर दिया, क्योंकि राज्य को इसने स्वामी मान लिया, यहाँ पे राज्य एक अंग बता दिया। तो मनुस्मृति के अनुसार राज्य है, इसका अर्थ है राज्य की भूमि और जनता। अगला है कोष। कोष का मतलब धन। एक राज्य को चलाने के लिए एक कोष की आवश्यकता होती है। बिना कोष यानी धनराशि के राज्य चलाना लगभग असंभव है। कोष का मतलब है राज्य के पास एकत्रित धनराशि, राज्य के पास एकत्रित धनराशि। अगला है दंड। दंड का मतलब बताया है मनुस्मृति के अनुसार, दंड का मतलब है सेना।
अब मनुस्मृति में सेना 2-3 प्रकार की बताई है। पहली माने हस्ती सेना, दूसरी अश्वसेना, तीसरी रथ सेना और चौथी पदाति सेना। हस्ती सेना, सेना का वह भाग यानी सेना का वह अंग जो हाथियों के ऊपर आकर के लड़ाई में भाग ले या हाथियों पे आए। दूसरा अश्वसेना यानी वह दल जो घोड़ों पे आए। तीसरा रथ सेना यानी जो एक दल रथ के ऊपर सवार होके युद्ध में या कहीं और आता हो। और चौथा है पदाति सेना यानी पैदल सेना। अगला बताया है मित्र। कोई भी राज्य है वो शून्य में नहीं रह सकता, यानी वो अकेला नहीं रह सकता है, तो उसे अपने जो आस पड़ोस के राज्य हैं उनसे संबंध स्थापित करने होते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए उनसे मित्रता